गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम पिछली क्लास में हसबर्ग की विचारधाराओं की तुलना की मोटिवेशन में, है ना? अब हम ये आपकी जो थ्योरी चल रही है तो उसमें दो थ्योरी हो गई आपकी, मास्लो की थ्योरी, हसबर्ग की थ्योरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है मैकग्रेगर का एक्स और वाई का सिद्धांत। ठीक है, मैकग्रेगर इनकी विचारधारा पर तीसरा जो थ्योरी है आपका मैकग्रेगर मैकग्रेगर की विचारधारा। इसको एक्स और वाई विचारधारा भी कहा जाता है। इसी नाम से इसको जाना जाता है, एक्स और वाई विचारधारा के नाम से मैकग्रेगर का जो सिद्धांत है इसको जाना जाता है। इस विचारधारा का जो प्रतिपादन अमेरिका के व्यवहारवादी जो प्रोफेसर है डगलस मैकग्रेगर, इन्होंने किया था। इसका प्रतिपादन उन्होंने मानवीय प्रकृति और व्यवहार के संबंधों में दो विधि अवधारणा को समझाने के लिए इस सिद्धांत एक्स और वाई सिद्धांत का प्रयोग किया। मैकग्रेगर के अनुसार से प्रबंधकों का प्रत्येक निर्णय अथवा कार्य प्रत्यक्ष रूप से इस बात से प्रभावित होता है कि मनुष्य की प्रकृति और उसका व्यवहार, इसके बारे में उनकी अपनी मान्यताएं क्या है। मैकग्रेगर ने इन्हीं मान्यताओं को सिद्धांत के रूप में एक्स और वाई सिद्धांत के रूप में इसको प्रस्तुत किया। उनके अनुसार से एक्स विचारधारा प्रबंधन के परंपरागत दर्शन, ट्रेडिशनल फिलॉसफी को स्पष्ट करता है, जबकि वाई विचारधारा आधुनिक तथा मानवीय दर्शन का वर्णन करता है। यहां पर अब ये दोनों ही विचारधाराएं, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत, तो यह एक्स सिद्धांत जो है निराशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर वाई सिद्धांत जो है आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इन दोनों सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो जैसे कि एक्स विचारधारा जो है ये प्रबंधन के परंपरागत विचारधारा, एक्स और वाई ये दो है। एक्स जो है वो क्या चीज को प्रदर्शित कर रहा है, परंपरागत दर्शन को। ठीक है, परंपरागत दर्शन को जो है ये अभिव्यक्त करता है, अर्थात ट्रेडिशनल फिलॉसफी और वाई विचारधारा जो है, यानी वाई जो सिद्धांत है ये किसको करता है, आधुनिक और मानवीय दर्शन। ये एक्स परंपरागत दर्शन को अभिव्यक्त करता है, वाई जो है आधुनिक और आपका मानवीय दर्शन को अभिव्यक्त करता है। या हम ये कहें कि भाई मैकग्रेगर ने इन्हीं मान्यताओं को एक्स और वाई के सिद्धांत के रूप में इसको प्रस्तुत किया और उनके अनुसार से एक्स की विचारधारा जो है प्रबंधन के परंपरागत दर्शन को अभिव्यक्त करता है और वहीं पर वाई जो है ये आधुनिकता को प्रदर्शित करता है।
अर्थात एक तरफ निराशावादी और दूसरे तरफ आशावादी, ठीक है। अर्थात हम ये कहें कि जहां एक और एक सिद्धांत जो है, अब हम ये परंपरागत में जाते हैं, यानी कि निराशावादी दर्शन जो है उसको भी व्यक्त कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो निराशावादी दृष्टिकोण है। वहीं दूसरी ओर वायक सिद्धांत जो है आधुनिकता और मानवीय दर्शन को अभिव्यक्त करता है, अर्थात वह आशावादी है, ठीक है। ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये निराशावादी परंपरागत है, निराशावादी, और ये क्या हो गया आपका आशावादी। फिर भाई हम जब आधुनिकता की बात करते हैं, ठीक है ना, आधुनिकता कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ आशावादी जो दृष्टिकोण है उसको अभिव्यक्त करता है। लेकिन हम ट्रेडिशनल परंपरागत की ओर हम जाते हैं तो वो एक निराशावादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। तो एक सिद्धांत जो है, इसमें दोनों ही सिद्धांतों को हम अलग अलग अभिव्यक्त करते हैं, दोनों को अलग अलग समझते हैं। एक सिद्धांत, इस सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उसमें एक तो है एक औसत व्यक्ति, एवरेज पर्सन, उसमें क्या है, वो क्या करता है, आराम पसंद होता है, आलसी होता है, और एक व्यक्ति की कार्य के प्रति स्वाभाविक अरुचि होती है व्यक्तियों के बीच में, और वह कार्य करने से बचना चाहता है कि भाई उसको कम से कम काम करना पड़े, वह उत्तरदायित्व तो नहीं लेना चाहता है, वह महत्वाकांक्षी नहीं होता है, यानी कि उसके एम्बिशंस जो हैं वह नहीं होते, वह कम काम में ही संतुष्ट हो जाता है और वह ये चाहता है कि उसको कम से कम काम करना पड़े। संगठन के प्रति उसकी उदासीनता रहती है, एक तरीके से आप कहो तो लापरवाही। वह सुरक्षा में सबसे अधिक महत्व देता है, इम्पोर्टेंट, सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट देता है। उसमें सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है, यानी कि नएपन का अभाव, सृजनशीलता, नया नया कुछ भी नहीं करना चाहते। इसमें परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो चेंजेस होते हैं उसमें बहुत जल्दी ढल नहीं पाते हैं और वो चाहते हैं कि परिवर्तन किसी भी तरीके से ना हो, जैसा चल रहा है उसी तरीके से वह चलता रहे। इससे काम लेने के लिए प्रबंधक उस पर दबाव डालते हैं, भय दिखाते हैं, दंड का प्रावधान करते हैं, उससे निर्देशित करते हैं और कठोर नियंत्रण और तकनीकों को अपनाते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं इन मान्यताओं के आधार पर, अर्थात एक सिद्धांत के अनुसार से ऐसे लोगों में कार्य करवाने तथा संगठन के लक्ष्यों को प्रस्तुत करने या प्राप्त करने के लिए सारी जिम्मेदारी जो होती है वो प्रबंधक की होती है, और प्रबंधक को अपने ऊपर लेना पड़ जाता है। इसके लिए कर्मचारी से कार्य कराने के लिए उन्हें निर्देश व नियंत्रण करना, उनके साथ सख्ती बरतना, उचित प्रतिफल और दंड का प्रावधान करना, व्यवस्था करना, उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। अतः हम इसको सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में ये जो सिद्धांत था ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि परंपरागत में चल रहे हैं तो भाई जैसा है वैसे ही चलने को, काम कम से कम हो, व्यक्ति ये चाहता है और उसका लाभ भी अधिक चाहता है, उसमें कोई नयापन भी नहीं चाहता है, कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। हम कहते हैं ना कि समय के अनुसार से परिवर्तन होते रहने चाहिए। तो ये एक तरीके से निराशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, और श्रमिकों का ये एक मात्र है, इसमें मानवीय मूल्यों का अभाव होता है, श्रमिकों का कठोर नियंत्रण और प्रशिक्षण किया जाता है, यानी सुपरवाइजर को पूरी लागत रखनी पड़ती है, ये देखनी पड़ती है कि मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है, उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई प्रबंधक के ऊपर ही उसका सारा भार होता है, उसको पूर्ण कराना होता है। तो ये एक तरीके से ऋणात्मक अभिप्रेरण है,
निगेटिव मोटिवेशन। श्रमिकों में कार्य करने के लिए सिद्धांत जो है वह एक निराशावादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो एक सिद्धांत की जो प्राथमिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम आगे देखें तो इसमें वो स्वेच्छा से व्यक्ति जो है काम नहीं करना चाहता है, तो काम के प्रति अरुचि रखता है, माने उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। व्यक्ति जो है कार्य करने के लिए दबाव डालना पड़ता है उसको, भाई की कार्य को आपको करना पड़ेगा। जैसे कि बताया कि भाई उसका सुपरवाइजर है, उसको देखना पड़ेगा और उसको बार बार ये कहना पड़ेगा भाई कि आपको काम करना है, काम यदि नहीं करोगे तो यानी कि उसको डर दिखाना पड़ेगा, भय उसमें उत्पन्न करना पड़ेगा कार्य को कराने के लिए। तो ये मोटिवेशन तो है, ये निराशा। यहाँ पर मोटिव करने के लिए उन कर्मचारियों को दंडित करना पड़ेगा, उनको सजा का प्रावधान करना पड़ेगा, उन पर दबाव डालना पड़ेगा। व्यक्ति जो है वो निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना पसंद नहीं करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। व्यक्ति के उत्तरदायित्व से सदैव बचने की कोशिश करता है। व्यक्ति जो है हमेशा लायबिलिटी जो है अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, उससे बचने की कोशिश करता है। व्यक्ति वित्तीय प्रलोभन के आधार पर भी यहाँ पर कार्य करना पसंद करता है। यदि उसे अधिक परिश्रम दिया जाए तो वह अधिक समय तक और अच्छे कार्य करने को तत्पर रहेगा। और प्रबंधन की दृष्टि से श्रमिक की कोई गणना नहीं होती, अपितु तो मशीन का वह एकमात्र ऊर्जा होता है। उसे अपनी बुद्धि का परिचय देने का अवसर जो है वह प्रदान नहीं होता है, यानी कि वो अपने टेक्निक जो है वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है। व्यक्ति परंपरागत ढंग से कार्य का संपन्न करता है। तो यहाँ पर एक से सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उसका यदि हम एनालिसिस करते हैं और उनका एनालिसिस करने के पश्चात हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वर्तमान दशाओं में ये सिद्धांत जो है वो अनुपयुक्त है, उपयोग में लाया जाने वाला नहीं है। ये एक निराशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है और श्रमिकों को एक मशीन के रूप में, एक मशीन का पूजा मात्र के रूप में समझा जा सकता है। इसमें मानवीय मूल्यों का भी अभाव होता है और इस सिद्धांत के अनुसार से वह शक्ति और नियंत्रण का प्रयोग करता है तथा अपने मनमाने निर्णय से उस पर जबरदस्ती थोपता है। तो ये कौन सा हुआ? एक सिद्धांत जो कि निराशावादी सिद्धांत के अंतर्गत इसकी मान्यताओं को आप पॉइंट वाइज एक पॉइंट से आप लिख सकते हैं, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब हम दूसरा जानते हैं कि आधुनिक और मानवीय दर्शन यानी कि वाई सिद्धांत। इसमें मैकग्रेगर के दो सिद्धांत है, एक सिद्धांत और वाई सिद्धांत। तो एक सिद्धांत जो है वह निराशावादी, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, परंपरागत या निराशावादी सिद्धांत, जहां पर नीचे की ओर जाता है, जहां रुचि नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती। इसमें कर्मचारियों से काम लेने के लिए उनको दंडित करना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है, क्योंकि भाई कर्मचारी जो है वो काम करना पसंद नहीं करता है, स्वेच्छित से कोई कार्य लेना पसंद नहीं करता है, उत्तरदायित्व लेना पसंद नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रबंधक के ऊपर ही सारा कार्य जो भी भार होगा वो प्रबंधक के ऊपर। तो ये अब हम आते हैं दूसरी जो सिद्धांत है वाई सिद्धांत की ओर। वाई सिद्धांत आशावादी, ठीक है, जो कि मॉडर्न और आधुनिक सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। एक सिद्धांत के जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको दूर करने के लिए इन्होंने वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये जो सिद्धांत है मानवीय मूल्यों और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। ये सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करना चाहता है तथा उसमें आशावादी एवं सृजनात्मक प्रकृति होती है, माने वो नयापन करना चाहता है और अपनी इच्छा से कार्य करना चाहता है और अच्छे से तो यहां हम वाई सिद्धांत, इसमें वाई सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं यदि हम इनको देखें तो कार्य उतना ही स्वाभाविक है जितना कि खेल के लिए विश्राम,
अथवा उसकी भूख, हम कहते हैं ना कि शरीर के लिए, शरीर को चलना है, दबा रहना है, शरीर की भूख है उसको सहारा देना। इसमें जो एवरेज एम्प्लॉय होते हैं उनमें मिलनसार होता है, समझदारी होती है, काम करना पसंद करते हैं, वे उत्तरदायित्व को निभाने के पक्ष में होते हैं, लोग चातुर्य होते हैं, समझदार होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, माने नयापन होता है, नए कार्य करना चाहते हैं। आधुनिक जीवन की व्यवस्थाओं के कारण इन क्षमताओं का वह पूरा उपयोग नहीं कर पाते। वे उचित वातावरण में उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हैं, वे महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वनिर्माण, नियंत्रण, स्वनिर्देशन के अनुसार से कार्य करना चाहते हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार से कोई दबाव या भय ना हो, वो गैर स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार से, अपनी इच्छा के अनुसार से पूर्ण करें। जैसे कि वर्तमान समय में आप देखते हैं कि काम जो है वो प्रोजेक्ट के तौर पर काम को शुरू किया जाता है और वो कर्मचारी पर निर्भर करता है कि वह कितने समय में कितना वह कार्य को पूर्ण करता है। एक हफ्ते के काम को वो 2 दिन में करते हैं, ये आशावादी है। अपने उत्तरदायित्व, अपने लायबिलिटी को समझता है और उसके अनुसार से वह कार्य को क्रियान्वित करता है। चुनौतीपूर्ण कार्यों और परिवर्तन का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, कार्य अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें ये जो वाई मान्यता है, वाई सिद्धांत की जो मान्यताएं है, इन सिद्धांतों में व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना पसंद करता है, उसे कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वो कार्य को स्वैच्छिक रूप से पूर्ण कर सके। हर काम जो है वो रुचिकर नहीं होता, बोरियत नहीं होता, बोरियत से भरा नहीं होता, वो कार्य करना चाहता। ठीक है, तो वस्तुतः स्थिति ये है कि कार्य करने से व्यक्ति को संतोष अनुभव होना चाहिए। व्यक्ति से कार्य करने के लिए उसको भय दिखाने की जरूरत ना पड़े, डराने की जरूरत ना पड़े। जिसे कार्य को करने के लिए उसे नियुक्त किया गया है वह उसका निष्पादन करने में स्वयं अपना उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करे। प्रबंधन को तो कार्य से ही मतलब होता है, काम से ही मतलब होता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि भैया प्रबंधक ने कर्मचारी को काम दे दिया, कहा कि भाई 1 हफ्ते में काम हो जाना चाहिए, तो उसको 1 हफ्ते का टाइम दे दिया और काम दे दिया। बाकी अब वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको काम से मतलब है कि काम दिया गया है तो अब पूर्ण होना चाहिए। अब उस 1 हफ्ते के काम को वो 2 दिन में करे, 3 दिन में करे या 4 दिन में करे, यानी कि स्वनियंत्रण, अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए, उस कार्य की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उतने समय में उस कार्य को कर्मचारी को करना चाहिए। यहाँ ये कहना गलत है कि व्यक्ति सदैव उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करता है। व्यक्ति उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन इसका मूल कारण महत्वाकांक्षी का अभाव होना होता है। उसकी सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। व्यक्ति कार्य के निष्पादन केवल वित्तीय प्रलोभन के कारण ही नहीं करता, अपितु अवित्तीय प्रलोभन भी उसे कार्य करने की प्रेरणा देता है। फाइनेंशियल और फाइनेंशियल, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें फाइनेंशियल मैटर्स ही हो। संगठन संबंधी जो समस्याओं का समाधान करने में जो चातुर्य, शार्पनेस की आवश्यकता होती है, सृजनात्मक यानी नया इनोवेशन, ये गुण संवादता सभी लोगों में पाया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में ये गुण जो है, ये क्वालिटी कम हो, किसी में ज्यादा हो। तो प्रबंधक को कर्मचारियों से कार्य लेते समय इन गुणों का, इन इंपॉर्टेंस का लाभ उठाना चाहिए। कर्मचारियों से सहभागिता और विचार विमर्श किया जाना चाहिए, यानी उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, दिखाना चाहिए और उनसे विचार विमर्श करके कार्यों का
डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये सिद्धांत जो है वह प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। ये कर्मचारियों की संतुष्टि पर बल देता है कि भाई वो कार्य करने में संतुष्ट है नहीं है, उसकी इंटरेस्ट पर आधारित है। इससे श्रमिक जो है अधिक संतुष्ट होता है और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तो वाई सिद्धांत की जो मान्यताओं का जब हम अध्ययन करते हैं और इन बातों को समझते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें वर्तमान दशाओं में ये सबसे अधिक क्रियाशील और उपयोगी है, लोकप्रिय सिद्धांत है, जिसके लागू होने से केवल श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है, अभी तो उनकी आय में भी वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का जीवन स्तर जो है वह उठता है, यानी कि वो प्रगति करता है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, रहन सहन बदल जाती है, व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है। तो वाई सिद्धांत एक आधुनिक सिद्धांत है जो हमारे समक्ष एक आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इससे श्रम और प्रबंधन, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं, इन दोनों को ही संतुष्टि मिलती है। तो ये सिद्धांत व्यक्तिगत उद्देश्यों और सामूहिक उद्देश्यों दोनों के प्रभावी समन्वय स्थापित करने की एक चेष्टा करता है। तो ये आपका तीसरा मुख्य सिद्धांत हुआ। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम तीन सिद्धांत हमने देखे, ठीक है, अब इन तीनों सिद्धांतों को थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं। यहाँ पर तीन सिद्धांत जो किए हैं कौन कौन से हैं? मास्लो का सिद्धांत, हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत और मैकग्रेगर का सिद्धांत। ठीक है, यदि हम इन तीनों सिद्धांतों को देखें तो ये तीन सिद्धांत जो है वो क्या क्या कहते हैं? हमने जो किया था कौन सा किया था? एक तो था मास्लो, हर्ट्जबर्ग, ठीक है, और मैकग्रेगर। ये तीन हो गए। अब तीनों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये होता है आवश्यकता है, इस पर आधारित है मास्लो का सिद्धांत। हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है? अभिप्रेरक पर आधारित है। ठीक है, और अभी कभी हमने मैकग्रेगर का सिद्धांत लिया जो कि एक्स और वाई सिद्धांत, यानी वाई सिद्धांत जो है इसमें एक्स एंड तो वाई सिद्धांत यानी कि इसका अब इन तीनों को देखें। यदि मान लीजिए इसमें हम बात करते हैं, यदि मास्लो का जो सिद्धांत है ये जो है उच्च स्तरीय आवश्यकताओं पर आधारित है, यानी उसकी प्राप्ति, स्वयं का विकास, अहम प्रतिष्ठा, सम्मान, और यहीं पर हर्ट्जबर्ग जो है मान्यता, विकास, उत्तरदायित्व, स्वयं करना चाहता है। वही वाई सिद्धांत का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें अहम की संतुष्टि होती है, आत्म प्राप्ति होती है, उत्तरदायित्व, कल्पना शक्ति, सृजनात्मक कार्यों का क्रियान्वयन, स्व निर्देशन और स्व नियंत्रण होता है। अब इसमें उच्च स्तरीय आवश्यकताएं और दूसरी निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, दो आवश्यकताएं हैं, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, निम्न स्तरीय आवश्यकताएं। अभिप्रेरण की बात की हमने, इसमें क्या हो गया? अभिप्रेरण के बाद अनुरक्षक तत्व, स्वास्थ्य तत्व, जिसको कि लिया जाता है अनुरक्षक। यहाँ पर वाई सिद्धांत में हम क्या करते हैं? दूसरा कौन सा सिद्धांत लेते हैं? एक्स सिद्धांत, निराशावाद।
डिफरेंसेस है, अंतर है, इसको समझना है। इन संबंध, इन तीनों के संबंधों में क्या डिफरेंसेस है। तो हम निम्न स्तरीय आवश्यकता में जब आते हैं तो इसमें क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक निम्न स्तर के अंतर्गत। उच्च स्तर में क्या है, स्वयं का विकास, अहम की भावना माने प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय सामाजिक सुरक्षा और शारीरिक, ये 3 पॉइंट है। निम्न स्तरीय में कौन कौन से 3 पॉइंट है, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, ये चाहता है निम्न स्तरीय में, और शारीरिक सुरक्षा चाहता है। इन चीजों की आवश्यकता है। अब हम जब इसमें अनुरक्षक तत्व में आते हैं, हर्षवर्धन के जो सिद्धांत है उसके अनुसार से, तो ये संगठन की नीति और प्रशासन अनुरक्षक में पर्यवेक्षण चाहता है, अंतर व्यक्तित्व संबंध चाहता है, वेतन और कार्य की दशाएं, ये कौन सी हुई, अनुरक्षक तत्व हुई। यहीं पर हम मैकग्रेगर के वाई सिद्धांत को देख लिया। वाई सिद्धांत पर जब हम जाते हैं तो एक सिद्धांत में सुरक्षा, निर्देशन, दबाव और दंड, ये मुख्य बिंदु, यानी कि निराशावादी। इसमें क्या है, कर्मचारियों के लिए भाई उसकी सुरक्षा जो है वो चाहता है, निर्देशन चाहता है, उसमें दबाव की जरूरत पड़ती है, दंड का प्रावधान करना पड़ता है, तब कर्मचारी जो है वो सही तरीके से कार्य करें। तो ये आपके मुख्य सिद्धांत हुए। अब हम इसके बाद चौथा जो सिद्धांत है, ठीक है, ये तीनों सिद्धांत के डिफरेंसेस हो गए आपके, ठीक है। अब चौथा जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है आपका, जो विचारधारा है उसमें मैंने आपको लिखाया है, आप देखिए उसको थोड़ा सा और ध्यान देके बताएंगे कि चौथा कौन सा सिद्धांत है। चौथा जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरण की रूप की विचारधारा है, ठीक है। ब्रूम की जो विचारधारा है, चौथी विचारधारा हम देखते हैं रूम्स, ठीक है, अभिप्रेरण की ब्रूम्स विचारधारा। अब इस विचारधारा में क्या है, ब्रूम्स एक्सपेंसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ब्रूम का आशय, ब्रूम की आशा विचारधारा आशावादी। तो इसमें विक्टर एच ब्रूम, इनका जो सिद्धांत है, विचारधारा है, इसमें बात करते हैं। तो हर्षवर्ध की 2 घटक विचारधारा का विरोध करने के उपरांत उन्होंने 1964 में अभिप्रेरण की इस नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया। ब्रूम की ये विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि लोग जो कर सकते हैं वे उसे तब करेंगे जब वे उसे करना चाहे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है तो उस कार्य को तब करेगा जबकि उसकी उक्त कार्य को करने की इच्छा होगी। अर्थात हम कहते हैं भाई जब वो कर्मचारी काम करने की इच्छा होगी तभी वो उस काम को करेगा, ठीक है ना। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तभी अभिप्रेरित होगा जबकि उसे आशा हो कि कार्य के परिणाम उसकी आशा के अनुकूल होगा। भाई वो काम तो तभी करेगा जब वो चाहेगा भाई, और जब चाहेगा कि भाई वो मेरे लिए लाभप्रद है या उसको मेरे को करना चाहिए तभी उस कार्य को करेगा। तो ब्रूम के अनुसार किसी व्यक्ति का अभिप्रेरण की तीव्रता जो है, यानी कि उसकी जो इच्छाएं है उसको तभी मापी जा सकती है, या उसका आधारभूत तथ्य जो है वह उस पर निर्भर करता है कि कितनी तीव्रता से उसका अनुभव करता है कि वह सोचता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो ब्रूम के अनुसार संतुष्ट व्यक्ति जो है एक अच्छा उत्पादक होता है यदि वह व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अधिक उत्पादन करने से उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकता है, उसके लक्ष्यों की प्राप्ति उत्पादन होगी तो वह कम उत्पादन करेगा।
तो ये रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं ब्लूम के अनुसार कि अभिप्रेरण किसी व्यक्ति के कार्य के संभावित मूल्य और उसकी लक्ष्य प्राप्त करने की अनुमानित आशा का संयुक्त परिणाम। तो ब्लूम द्वारा जो प्रतिपादित फार्मूला है, इन्होंने जो अपने सिद्धांत के जो फार्मूले दिए हैं उसमें इस विचारधारा को और अधिक स्पष्ट करता है। तो ब्लूम जो है इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक सिद्धांत क्या दिया, अभिप्रेरण मोटिवेशन बराबर शक्ति इंटू आशा। एक्सेप्टेंस, ठीक, बैलेंस, ये हो गया आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन, ये हो गया बैलेंस इंटू आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेंसी, आशा। व्यक्ति की आशा को यदि उसकी शक्ति से गुणा करते हैं, यदि उसको कर दिया जाए तो परिणाम जो है उसके गुणनफल के अनुरूप होगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ बैलेंस यानी शक्ति का अर्थ क्या है? ब्लूम के अनुसार शक्ति किसी उद्देश्य के संबंध में व्यक्ति की इच्छा प्राथमिकता की मात्रा को अभिव्यक्त करता है, उसको प्रकट करता है। यह एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार से हो सकता है। सकारात्मक शक्ति उद्देश्य अथवा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हो सकता है और नकारात्मक शक्ति उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने के लिए हो सकता है। तो अभिप्रेरण के जो अन्य सिद्धांतों में शक्ति के जो समान शब्दों में जैसे कि प्रेरणा है, प्रवृत्ति है, आशा है, इसका उपयोग किया गया है। यदि हम मान लिया जाए कि एक व्यक्ति पदोन्नति की इच्छा करता है, वह यह अनुभव करता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे उच्च निष्पादन का प्रदर्शन करना होगा। बिना उच्च निष्पादन के पदोन्नति उसको संभव नहीं है, तो वह सकारात्मक शक्ति कहलाएगा। वहीं पर आशा का अर्थ मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंसी, तो ये व्यक्तिपरक धारणा अर्थात संभावना जो ये बताती है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने की आशा कितनी है। जिस व्यक्ति की आशा जितनी अधिक हो वह उतनी ही तीव्रता से अभिप्रेरित होगा या उसको अभिप्रेरित किया जा सकेगा। यह किसी कर्मचारी की एक उपलब्धि को उस उपलब्धि द्वारा अनुसरण करने की संभावना व्यक्त करता है। वांछित परिणामों यानी इच्छा अनुसार से जो परिणाम प्राप्त करना चाहता है वह आशा जितनी अधिक उसकी प्रबल होती है, व्यक्ति उतनी ही सरलता से अभिप्रेरित हो जाता है। और इसके विपरीत वांछित जो परिणामों को जो प्राप्त करने की आशा जितनी प्रबल होगी, व्यक्ति उतनी ही कठिनाई से विपरीत किया जा सकेगा, यानी उसको मोटिवेट किया जा सकता है। तो वांछित परिणामों की प्राप्ति की आशा न होने की दशा में व्यक्ति को विपरीत नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि हम कहेंगे एक व्यापारी किसी निर्माता के माल के विक्रय की मात्रा में वृद्धि करने के लिए तत्पर हो जाता है, यदि उसे अधिक कमीशन प्राप्त करने की इच्छा एवं संभावना है, तो इसके विपरीत यदि उसे अधिक कमीशन प्राप्त करने की इच्छा और संभावना ना हो तो विक्रय वृद्धि करने के लिए वो कदापि तत्पर नहीं होगा। यानी कि उसकी मोटिवेशनल पर, उसकी इच्छा पर आधारित है, उसकी इच्छा होगी करना है और उसके लिए तो वो उस तरीके से प्रेरित होगा। तो ब्लूम्स की जो मॉडल मोटिवेशंस हैं उसमें मोटिवेशन ऑफ फंक्शंस जो हैं उसको उन्होंने किया proceed ability and efficiency works on productivity level, receive relationship between productivity and goal achievement, strength of basis of goal achievement। यानी व्यक्ति अभिप्रेरित कैसे होता है, हाउ एन इंडिविजुअल बी मोटिवेटेड
ब्लूम की आशा विचारधारा के अनुसार से एक व्यक्ति को अधिकार करने के लिए प्रेरित करने हेतु दो ऐसे कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रभावशाली संदेश की सहायता से, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेशन, इससे मूल्यों में वृद्धि की जा सकती है, उनके परिणामों को मिलने में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, इस आशा से कि कार्य इच्छित परिणाम प्रदान करेगा, इसमें भी वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि अभिप्रेरण शक्ति और आशा का गुणनफल होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अतः दोनों में वृद्धि होने से अभिप्रेरण के क्षेत्र में व्यापक या व्यापकता होती है। और इस विचारधारा की हम यदि इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, उपयोगिता की बात करते हैं, महत्व की बात करते हैं, यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेंस थ्योरी, तो प्रबंधन में हम ये देखते हैं कि ब्लूम की आशा विचारधारा का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक ये विचारधारा विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं के महत्वों को समझती है। ये विचारधारा अधिक वास्तविक और व्यवहारिक है। मास्लो और हर्ट्जबर्ग की विचारधारा के सरलतम लक्षणों का निराकरण करती है। इस विचारधारा को जब हम देखते हैं इस विचारधारा को जब हम देखते हैं, इस विचारधारा के अनुसार ये जो विचारधारा जो है ये अधिक ही वास्तविक है, व्यवहारिक है। इस विचारधारा के अनुसार से जो अभिप्रेरण एक जटिल प्रक्रिया है, ना कि उतनी सरल जिसका वर्णन मास्लो और हर्ट्जबर्ग ने किया। इन्होंने अपनी विचारधारा में जो जितनी सरलता से इसको अभिव्यक्त किया है, ये उतनी सरल नहीं है। ये जो विचारधारा है ये पूर्णतः लक्ष्य प्रधान है, और ये विचारधारा व्यक्ति और संगठन के लक्ष्यों के संबंध को स्पष्ट करती है। ब्लूम की विचारधारा संपूर्ण आधुनिक प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप है। इनकी विचारधारा देशों द्वारा प्रबंध के अनुरूप है। ब्लूम की विचारधारा कार्य अभिप्रेरण में व्यक्तिगत भिन्नताओं को मान्यता प्रदान करती है। इस विचारधारा का समर्थन करती है कि प्रबंधन का कार्य निष्पादन करने के लिए एक एनवायरनमेंट जो है वो तैयार होना चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं ब्लूम की विचारधारा के जो दोष और कमियां हैं, आलोचनाएं हम कह सकते हैं। तो इस विचारधारा में प्रयुक्त होने वाली जो शब्दावली है ये अत्यंत ही कठिन और जटिल है, जिसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता, उसको समझने में दिक्कतें आती हैं। ब्लूम की विचारधारा का परीक्षण करने से हम ये देखते हैं, इनका एनालिसिस करने से ये ज्ञात होता है कि बहुत कम मात्रा में शोध कार्य किया गया है। ब्लूम स्वयं इस विचारधारा का प्रतिपादन करने के पूर्व अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए शोध कार्यों पर निर्भर रहे। व्यवहारवादी विचारधारा के विशेषज्ञों के प्रबंध के लिए प्रयुक्त नियम की दृष्टि से इस विचारधारा को व्यवहारिक नहीं बताया। इनके अनुसार से ब्लूम की आशा विचारधारा सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। अतः इसमें ब्लूम का आशा मॉडल प्रबंधन के विपरीत की समस्याओं का समाधान करने में व्यवहारिक रूप से कोई सहायता प्रदान नहीं होता या सहायता नहीं किया कर सकता। तो कंक्लूजन में हम जाए या निष्कर्ष रूप में हम ये पहुंचते हैं कि ब्लूम की जो विचारधारा के आधार पर ब्लूम द्वारा प्रतिपादित आशा विचारधारा या दिया हुआ मॉडल इस बात को समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्व, उसके लक्ष्य, उसके प्रयत्नों को प्रभावित करते हैं। संगठनात्मक व्यवहार के व्यक्तिगत प्रत्यक्ष ज्ञान और मूल्यांकन में मेहनत करने का बल देता है। इसके अनुसार व्यवहार लक्ष्य आधारित होता है। तो ये ब्लूम की विचारधारा जो कि इम्पोर्टेंट आपकी रही है,
आपके प्रश्न में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें और भी आपको विचारधाराएं, जो विचारधाराएं हैं उनको हमने या 5 आपको विचारधाराएं होंगी। अब इसमें हम अभिप्रेरण के जो तत्व उसके बाद तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। किसी को कुछ पूछना है? ओके, गुड डे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है।